Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Abdurrauf and I am going to discuss about aromaticity of N-confused porphyrins. सबसे पहले what are porphyrins? The word porphyrins derived from Greek word porphyra which means purple. इनके जो porphyrins नेम दिया गया है वो इसके पर्पल कलर की वजह से इसका नेम दिया गया है। पोरफायरन्स क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं और हीट्रोसाइक्लिक होते हैं, यानी कि साइकिल के अंदर कोई हीट्रो आइटम होगा, कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई और आइटम जो है वो होगा। बेसिकली इसके अंदर नाइट्रोजन एज ए हीट्रो आइटम यूज़ होता है। मैक्रोसाइकिल का मतलब ये है कि इसके अंदर एक साइकिल नहीं है बल्कि काफ़ी बड़ा साइकिल होगा, एक से ज़्यादा होंगे। जैसे इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 पायरोल सब यूनिट, यानी कि 4 पायरोल रिंग जो हैं वो आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होंगी अल्फ़ा कार्बन पे। आगे स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। और क्या होगा, मिथाइलिन ब्रिजेस उन पायरोल रिंग्स को आपस में कनेक्ट करेंगी। ये स्ट्रक्चर हमारे पास है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये एक पायरोल रिंग है, 5 कोनों वाली। एक कोने पे नाइट्रोजन एटम है और कितनी पायरोल रिंग है? ये 4 पायरोल रिंग आपस में एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड हैं। ठीक है, पायरोल रिंग जो है नाइट्रोजन के साथ, ये जो पहली कार्बन है इस कार्बन को बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। इधर से भी पहली कार्बन को बोलते हैं अल्फ़ा कार्बन। बाकी दूसरे वाले जो कार्बन है उसको बीटा कार्बन कहते हैं। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों अल्फ़ा कार्बन जो हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। और ये जो सेंटर में आ जाती है, ये सेंटर में जो है ये 3 कार्बन वाली ब्रिज है, इसको बोलते हैं मिथाइलिन ब्रिजेस। ठीक है, तो दूसरी तरफ भी आप देखते हैं तो ये नाइट्रोजन है और नाइट्रोजन के साथ ये अल्फ़ा कार्बन है, ये अल्फ़ा कार्बन है। ऐसे सेम नाइट्रोजन के साथ उधर अल्फ़ा कार्बन है और आगे फिर मिथाइलिन ब्रिजेस हैं। तो 2 पायरोल रिंग के दरमियान में क्या है, एक कह लें कि ये वाली मिथाइलिन ब्रिज है। इस तरह 4 पायरोल रिंग 1 2 3 और ये 4 पायरोल रिंग आपस में इंटरकनेक्टेड हैं थ्रू मिथाइलिन ब्रिजेस। तो इस कंपाउंड को बोलते हैं पोरफायरन। आगे हम डिफरेंट पोरफायरन के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट पोरफायरन जो है उनके हम आइसोमेरिक स्ट्रक्चर जो है उनको देखेंगे। तो ये आपके सामने डिफरेंट पोरफायरन्स दिए हुए हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं एन कन्फ्यूज पोरफायरन। सबसे पहले ये जो पोरफायरन दिया हुआ है ये वही नॉर्मल पोरफायरन है और इसके अंदर क्या है कि 4 पायरोल रिंग है, आपस में इंटरकनेक्टेड है। और आप देख रहे हैं कि इसके अंदर सारे के सारे नाइट्रोजन एटम अंदर है, नाइट्रोजन एटम हीट्रो एटम अंदर है और कार्बन एटम जो है वो बाहर की तरफ से। ठीक है, बाकी सबसे लास्ट पे आप देखें एन कन्फ्यूज पोरफायरन मेन जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। उसके अंदर आप देखेंगे कि 4 पायरोल रिंग है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है और ये 4 वाली। जो 4 वाली पायरोल रिंग है उसका एक नाइट्रोजन एटम जो है वो बाहर की तरफ है, बाकी 3 नाइट्रोजन अंदर है, एक नाइट्रोजन एटम बाहर है। यानी कि हुआ क्या, इस पायरोल रिंग को हमने इन्वर्जन किया। जब ये वाली पायरोल रिंग इन्वर्ट हुई तो नाइट्रोजन एटम जो है वो यानी कि उसका फेस जो है वो बाहर की तरफ हो गया। तो इस तरह के पोरफायरन जिसके अंदर कम से कम एक नाइट्रोजन एटम पायरोल रिंग का
वो बाहर की तरफ हो, उसको बोलते हैं एन कन्फ्यूज पोरफायरिन, यानी कि नियो कन्फ्यूज पोरफायरिन बोलते हैं। वैसे एक से ज़्यादा भी जो है वो नाइट्रोजन एटम बाहर की तरफ जा सकते हैं, ठीक है, कम से कम एक होना चाहिए। तो हमारा मेन कंसर्न ये होगा कि इसके अंदर एक नाइट्रोजन एटम बाहर जाने की वजह से, उसका फेस बाहर होने की वजह से इसकी एरोमेटिसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। वैसे ये पोरफायरिन जो है ये एरोमेटिक है, उसकी कंडीशन को आगे हम देखते हैं। बस हमने ये देखना है कि एरोमेटिसिटी के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है इनके रिंग को इन्वर्ट करने से। बाकी ये भी उसके डिफरेंट आइसोमर्स हैं, जो बाकी आइसोमर्स दिए हो ये भी उसके डिफरेंट आइसोमर्स हैं। हमारा मेन कंसर्न जो है वो एन कन्फ्यूज पोरफायरिन के ऊपर है। अब हम देखेंगे कि पोरफायरिन जो है ये बनते कैसे। तो आप देख रहे हैं कि ये एल्डिहाइड है और ये 4 पायरोल और ये कंपाउंड हमारे पास बन गया। अब एल्डिहाइड के अंदर क्या आता है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, एक तरफ हाइड्रोजन है और दूसरी तरफ आर, ठीक है। 4 इस तरह के हमने एल्डिहाइड लिए हुए। अब यहाँ से क्या होगा कि ये वाला हाइड्रोजन रिमूव होगा, रिमूव होके इस साइड पे हम जो है एक पायरोल रिंग लगा देंगे। जैसे ये देखें कि ये लगी है इस तरफ पायरोल रिंग, यहाँ से अल्फ़ा कार्बन से ये लग जाएगी। दूसरी तरफ इसके आर है, आर वैसे का वैसे रहेगा जैसे ये दिया हुआ है। और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जो है ये हटा के इसकी जहाँ पे एक साइड पे हम दूसरी पायरोल रिंग जो है उसका ये वाला जो अल्फ़ा कार्बन है, ये वाला अल्फ़ा कार्बन ये वाला वो लगाएंगे हम, ठीक है। तो इस तरह करके 4 जो है वो एल्डिहाइड 4 पायरोल के साथ मिलेंगे। जैसे अभी मैंने आपको बताया इस तरह इनकी फॉर्मेशन होगी और ये कंडेंसेशन रिएक्शन होता है, वाटर इसमें रिमूव होता है, हाइड्रोजन जो है वो भी निकलता है। और इस प्रोसेस को रुदरमंड रिएक्शन कहते हैं। रुदरमंड ने ये रिएक्शन सबसे पहले दिया, एल्डिहाइड को पायरोल के साथ रिएक्शन कराया, कंडेंसेशन रिएक्शन हुआ और हमारे पास पोरफायरिन्स जो कि एक माइक्रोसाइक्लिक कंपाउंड है वो फॉर्म हो गया। अब हम देखते हैं बेसिक हमारा कंसर्न जो है वो एरोमेटिक करैक्टर पे है, एरोमेटिसिटी को हम देखेंगे। तो एरोमेटिसिटी के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं, वो कौन कौन सी कंडीशंस है कि कंपाउंड जो है वो प्लेनर होना चाहिए। पहली कंडीशन क्या है कि कंपाउंड प्लेनर होना चाहिए। एक कंडीशन साइक्लिक भी है कि कंपाउंड शुड बी साइक्लिक भी होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। कॉन्जुगेटेड सिस्टम का मतलब ये है कि उसके अंदर पाई बॉन्ड्स होने चाहिए, डबल्स बॉन्ड होने चाहिए और वो बॉन्ड रेजोनेंस शो करते हों, जिससे कॉन्जुगेशन हो और डिफरेंट किस्म के उसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। सबसे इम्पोर्टेंट जो कंडीशन है वो है हक्कल रूल। हक्कल रूल होता है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये हक्कल रूल होता है। अब जोन से मॉलिक्यूल जो है हमारे पास कंपाउंड है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो इस रूल को फॉलो करते हैं, वो एरोमेटिक होते हैं। ये 4 मेन कंडीशंस हैं। कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, प्लेनर, कॉन्जुगेट सिस्टम होना चाहिए और हक्कल रूल को फॉलो करें। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये इसका सिंपल हमारे पास ये इसका कहने के स्ट्रक्चर बना हुआ। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये 5 कॉर्नर वाली पायरोल रिंग है, ठीक है, उसके अंदर कॉन्जुगेशन भी है और यहाँ पे नाइट्रोजन एटम जो है वो एक हाइड्रोजन एटम के साथ अटैच हुआ, 2 बॉन्ड बाकी उसके उस तरफ है। अब यहाँ पे जितने भी कार्बन एटम है वो sp2 हाइब्रिडाइज है, ये वाला भी, इधर वाला भी, ये वाला भी और ये वाला भी, और नाइट्रोजन भी sp2 हाइब्रिडाइज है। सारे के सारे एटम जो है वो sp2 हाइब्रिडाइज हैं। ये प्लेनर है, कॉन्जुगेशन है, पाई बॉन्ड्स हैं,
ठीक है, हक्कल रूल को भी फॉलो करती है। तो ये क्या है, ये एरोमेटिक है। पायरोल इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। नीचे इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिए हुए हैं यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, ये कह लें कि नाइट्रोजन के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन है उसको इधर शिफ्ट किया इस पोजीशन पे और इसको आगे ले गए, यानी कि इसको हम आगे ले गए और ये वाला स्ट्रक्चर हमारे पास बन गया। नेगेटिव चार्ज ऊपर आ गया। आगे इन इलेक्ट्रॉन को हमने यहाँ पे शिफ्ट किया इस जगह पे और डबल बॉन्ड इधर आ गया और ये इलेक्ट्रॉन इस साइड पे आ गए और ये वाला इनके हमारे पास जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो ये डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होते हैं उतना कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होता है और ज़्यादा एरोमेटिक होता है। यानी कि ये क्या बेसिकली है, ये पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशंस है और पाई बॉन्ड की कॉन्जुगेशन एरोमेटिक करैक्टर होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जैसे बेंजीन एरोमेटिक है, बेंजीन भी कॉन्जुगेशन शो करता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनते हैं। इसी तरह पायरोल भी क्या है, पायरोल भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है। अब अगर आगे देखें आप तो पायरोल के अलावा जो है यानी कि ये डिफरेंट पायरोल्स ही मिलेंगे और आगे स्ट्रक्चर हमारे पास बनेंगे। रिंग इन्वर्जन बेसिकली हमने पीछे देखा है कि ये पोरफायरन है और नाइट्रोजन एटम के साथ अटैच पहली कार्बन अल्फा कार्बन, ये चीज़ें हम पीछे पढ़ के आए हैं, अभी मैंने आपको बताया। मेजो एक नई बात है। मेजो क्या है कि जो हमने बात की थी ना मिथाइलिन ब्रिजेस, यानी कि इधर से ये आ रहा है, ये जो दरमियान में एक कार्बन है ना, ये वाला कार्बन दरमियान में जो है मिथाइलिन ब्रिजेस का कार्बन, इस पोजीशन को बोलते हैं मेजो पोजीशन। ठीक है, तो एनसीपी, इन एनसीपी का मतलब ये है कि नाइट्रोजन कन्फ्यूज पोरफायरन के अंदर क्या आता है, एक या एक से ज़्यादा नाइट्रोजन एटम, उनका फेस जो होता है वो आउटवर्ड्स और जो CH है उनका फेस इनवर्ट। यानी कि जैसे आप यहाँ पे ये वाला देखें नाइट्रोजन कन्फ्यूज पोरफायरन, इसके अंदर यहाँ पे एक जो नाइट्रोजन है ये आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है और इसका जो ये वाला CH है, ये वाला CH, ये जो CH है ये इसका फेस जो है ये इनवर्ड है। तो जब कोई भी नाइट्रोजन एटम के रिंग को हम पायरोल रिंग को हम इन्वर्ट करेंगे और एक नाइट्रोजन एटम का फेस आउटसाइड हो जाएगा और जो CH है वो इनसाइड हो जाएगा, तो उससे जो बनने वाला नया आइसोमर्स है इन केस का पोरफायरन का, उसको बोलते हैं एन कन्फ्यूज्ड पोरफायरन। बाकी आगे एन कन्फ्यूज के अंदर भी डिफरेंट होते हैं। हम एक से ज़्यादा नाइट्रोजन की इस वाले नाइट्रोजन को, इस वाले नाइट्रोजन को, इस वाले नाइट्रोजन को भी आउटसाइड द रिंग जो है वो इन्वर्ट करवा सकते हैं। रिंग को इन्वर्ट करवाने से इसकी एरोमेटिक करैक्टर के ऊपर क्या डिफरेंस आएगा, क्या फ़र्क पड़ेगा, उसको हम देखेंगे। बाकी ये डिफरेंट और भी इसके पोरफायरन दिए हुए हैं। ये फ्यूज्ड है, एन फ्यूज पोरफायरन का मतलब ये है कि एक रिंग का नाइट्रोजन एटम दूसरी रिंग के नाइट्रोजन के साथ अटैच अल्फा कार्बन के साथ फ्यूज़ हो गया, इसके साथ जुड़ गया। ठीक है, इस तरह ये नोरोल एक एरोमेटिक कंपाउंड है। ये नियो कन्फ्यूज पोरफायरन भी एक एरोमेटिक कंपाउंड है, इसको एन कन्फ्यूज पोरफायरन भी बोलते हैं। और ये एंड पे ये हेक्साफायरन है, यानी कि इसके अंदर 6 पायरोल रिंग आपस में अटैच है। लेकिन हमारा मेन कंसर्न नाइट्रोजन कन्फ्यूज पोरफायरन के ऊपर है। टाटोमर्स की बात करें तो टाटोमर्स कैसे बनते हैं उसको हम देख लेते हैं। तो ये हमारे पास पिक्चर है टाटोमर्स की। तो इसके अंदर आप देखें, थोड़ा सा मुझे शो कर लेने दें, टाटोमर्स कैसे अराइज हो रहे हैं। टाटोमर्स के अंदर आप देख रहे हैं कि ये वाला जो हमारे पास है ये वही एन कन्फ्यूज पोरफायरन है। तो बेसिकली हमने किया क्या है कि इससे एक नया, आगे आप देख रहे हैं कि एक नया कंपाउंड फॉर्म हो रहा है, नया कंपाउंड बन रहा है। जो दूसरा कंपाउंड हमारे पास दिया हुआ है, वो जो दूसरा कंपाउंड है ये वाला, वो कैसे बना है कि आप इसमें देखें तो नाइट्रोजन एटम
इस नाइट्रोजन एटम के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे, इसके साथ हाइड्रोजन यहाँ पे। ऊपर आप देखें तो क्या हुआ है कि ये जो ऊपर वाला नाइट्रोजन एटम है इसने इसके इस हाइड्रोजन एटम के ऊपर अटैक किया है और उसके साथ वो मिल गया। ठीक है, ऐसे ये नीचे वाला जो नाइट्रोजन एटम है इसने अटैक किया हाइड्रोजन एटम के ऊपर और वो जो हाइड्रोजन है वो इसके पास आ गया। यानी कि आप यहाँ पे जो पहला हमारे पास स्ट्रैटोमर्स पे देखें तो दोनों हाइड्रोजन लेफ़्ट और राइट वाली इस और इस पायरोल रिंग के पास है, लेकिन आगे जो स्ट्रैटोमर्स में देखते हैं तो जो नीचे पायरोल रिंग है और जो ऊपर पायरोल रिंग है उसके साथ इनके हाइड्रोजन आ गए। यानी कि हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग की वजह से, यानी कि हाइड्रोजन एट पायरोल रिंग के अंदर एक पूरी पोरफायरन के अंदर हाइड्रोजन एटम का एक पायरोल रिंग से दूसरी पायरोल रिंग के ऊपर शिफ्ट हो जाने से जो स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हम बोलते हैं टाटोमर्स। ठीक है, तो वो बाइट से भी कहीं यानी कि नाइट्रोजन अटैक करके हाइड्रोजन ले सकता है, यानी कि जिसको बोलते हैं इंटर मालिकुलर पाथ। इंट्रा मालिकुलर पाथ भी हो सकता है कि अंदर मालिक्यूल से कि दूसरे नाइट्रोजन एटम से हाइड्रोजन ले ले। हाइड्रोजन की शिफ्टिंग से फ्रॉम वन नाइट्रोजन एटम टू अनदर नाइट्रोजन एटम जो डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं उनको हम बोलते हैं कि वो क्या है, टाटोमर्स। आगे ये डिफरेंट किस्म के आइसोमर्स दिए हुए, तकरीबन जो एन कन्फ्यूज्ड पोरफायरन है उसके 95 आइसोमर्स हैं। 95 आइसोमर्स में ये हमारे पास जो है ये सारे 37 आइसोमर्स दिए हुए। 37 आइसोमर्स, ये 37 आइसोमर्स ऐसे हैं कि जो कॉन्जुगेशन शो करते हैं, जो कॉन्जुगेशन शो करते हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये एरोमेटिक हैं, इसलिए इनको हम डिस्कस कर रहे हैं। बाकी जो है वो कॉन्जुगेशन शो नहीं करते, वो एरोमेटिक नहीं है, उनको हम स्टडी नहीं करेंगे। तो ये जितने भी एरोमेटिक 37 एरोमेटिक है उनको हम देखेंगे आगे 1 बाय 1 करके। हम ये जो सारे हैं इनको देखते हैं। तो यहाँ पे भी कुछ आइसोमर्स दिए, ये वही जो पोरफायरन हम पीछे पढ़ के आ रहे। ठीक है, और ये भी पोरफाइसिन है, यानी कि उसी के एक आइसोमर्स है। इसके अंदर क्या हुआ है, वैसे ही नाइट्रोजन एटम इनसाइड द रिंग है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे आप देख लें कि ये दो नाइट्रोजन एटम के बीच में जो कार्बन आ गए हैं वो कितने आ गए हैं, वो यहाँ पे 4 आ गए, यानी कि एक यहाँ पे 2 3 और 4, ये 4 हाइड्रोजन इनके कार्बन एटम आ गए। और बाकी वाले भी ये डिफरेंट इसके आइसोमर्स हैं। हमारा मेन कंसर्न एन कन्फ्यूज्ड पोरफायरन है। वैसे ही हम देख रहे हैं कि एक नाइट्रोजन एटम का फेस जो है वो आउटसाइड है, यानी कि उसका जो फेस है वो बाहर है। ऐसे जितने भी कंपाउंड जिसमें एक नाइट्रोजन एटम जो है उसको कन्वर्ट कर दे, उसके कन्वर्जन से जो बनता है उसको बोलते हैं एन कन्फ्यूज्ड पोरफायरन। बाकी ये सारे इसके आइसोमर्स दिए, टाटोमर्स। यहाँ पे ये देख लें कि ये हाइड्रोजन इसके पास है, हाइड्रोजन इसके पास, हाइड्रोजन की शिफ्टिंग हो गई इसके और उसके पास चला गया, वही जो पीछे हमने इंट्रा मालिकुलर पाथ इस्तेमाल किया है वैसे, तो एक नया टाटोमर्स बन गया। अब यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हो गए फिर इसके पास आ जाएंगे, यानी कि एक यहाँ पे तो एक दूसरा जो आइसोमर्स है वो बन जाएगा। अगर इन दो नाइट्रोजन के पास आ जाएंगे तो तीसरा। इस तरह हाइड्रोजन एटम की शिफ्टिंग की वजह से डिफरेंट इसके टाटोमर्स जो हैं वो बनते रहते हैं। तो जितने इस तरह के इसके कंपाउंड बनते हैं उतना ये ज़्यादा कहने के स्टेबल है। एरोमेटिसिटी की बात हो रही है, तो एरोमेटिसिटी का अंदाज़ा किन किन चीज़ों से लगाया जा सकता है। एरोमेटिसिटी एनर्जी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बाउंड एनर्जी, डिफरेंट किस्म की हम एनर्जी पढ़ेंगे। रेजोनेंस एनर्जी, बाउंड रेजोनेंस एनर्जी, इस तरह करके एनर्जी जितनी रेजोनेटिंग एनर्जी ज़्यादा होती है उतना कंपाउंड एरोमेटिक होता है। स्ट्रक्चर उसका प्लेनर होना चाहिए, sp2 हाइब्रिडाइज होना चाहिए, साइक्लिक होना चाहिए, तो कंपाउंड एरोमेटिक होता है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी हम देखते हैं और इलेक्ट्रॉनिक प्रॉपर्टीज़ भी देखते हैं कि हक्कल रूल को फॉलो करें। ये कुछ नई चीज़ें हमारे पास, TRE, BRE और CRE। TRE का मतलब है टोपोलॉजिकल रेजोनेंस एनर्जी, BRE बाउंड रेजोनेंस एनर्जी, CRE सर्किट रेजोनेंस एनर्जी।
ये चीज़ें भी डिसाइड करेगी कि कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट 18 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप पोरफायरन में देखें ना, पीछे आप जाएं पोरफायरन में, एन कन्फ्यूज्ड पोरफायरन में अगर आप जाएं, यानी कि इसमें देख लें आप, तो टोटल अंदर 8 पाई बॉन्ड्स आते हैं। 8 नहीं बल्कि 9 पाई बॉन्ड्स आते हैं, 9 पाई बॉन्ड्स। तो वो 9 को डबल करें तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कितने बनते हैं, बेसिकली 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन हमारे पास 18 बनते हैं। वो 18 पाई इलेक्ट्रॉन जो कॉन्जुगेशन शो करते हैं और डिफरेंट उनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनते हैं, वो भी मेन कहने की वजह है एरोमेटिसिटी की। आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्लासिफिकेशन इनकी कैसे की गई है। डिफरेंट कंपाउंड को हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन को भी देखेंगे। तो क्लासिफिकेशन इस हिसाब से की गई है कि कितने नाइट्रोजन एटम जो है वो आउटसाइड द रिंग है। अगर तो कोई भी नाइट्रोजन एटम इन्वर्ट नहीं हुआ, ठीक है, तो वो नॉर्मल पोरफायरन हम डिस्कस करते आ रहे हैं कि सारे के सारे नाइट्रोजन एटम अंदर हैं, ठीक है, उनका फेस जो है वो इनवर्ट है। अगर एक नाइट्रोजन एटम बाहर चला गया तो सिंगली कन्फ्यूज पोरफायरन, 2 नाइट्रोजन एटम इन्वर्ट हो गए तो डबली, 3 हो गए तो ट्रिपली कन्फ्यूज पोरफायरन। और एक होता है टोटली कन्फ्यूज पोरफायरन, जिसके अंदर चारों के चारों नाइट्रोजन एटम जो हैं, 4 नाइट्रोजन एटम जो है वो क्या हो जाते हैं, वो इन्वर्ट हो जाते हैं। इन्वर्ट यानी कि वो उनका फेस आउटवर्ड हो जाता है, तो फिर वो कंपाउंड की एरोमेटिसिटी, सारी की सारी एरोमेटिसिटी लूज हो जाती है। ये जो हम नेम दे रहे हैं किस बेस पे दे रहे हैं, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ कन्फ्यूज नाइट्रोजन एटम। कितने कन्फ्यूज हैं, 1 है तो कहने के सिंगली, 2 है तो डबली, 3 है तो ट्रिपली, 4 है तो टोटली। अगर कोई भी नहीं है तो नॉर्मल पोरफायरन जब स्ट्रक्चर पढ़ के आ रहे। आगे हम देखते हैं एक एक करके सारे स्ट्रक्चर को। यहाँ पे हमारे पास ये स्ट्रक्चर दिए हुए, इन स्ट्रक्चर्स को आप अगर देखें तो ये जो पहला हमारे पास स्ट्रक्चर है N1CP1। N का मतलब होता है नियो, C का मतलब कन्फ्यूज, P का पोरफायरन, नियो कन्फ्यूज पोरफायरन। N1 का मतलब है कि एक नाइट्रोजन एटम जो है वो कन्फ्यूज्ड है, इनके वो उसका फेस आउटवर्ड है, जैसे ये वाला, ये वाला, ठीक है। इसमें भी एक आउटवर्ड है लेकिन प्रोटॉन की शिफ्टिंग होगी, यानी कि यहाँ पे प्रोटॉन हाइड्रोजन इस जगह पे है, इस जगह पे है, और यहाँ पे इन दोनों के पास है। वही टाटोमर्स हैं, ये दोनों आपस में एक दूसरे के टाटोमर्स हैं। तो ये इसके 2 ही सिर्फ बनते हैं, और भी होंगे लेकिन यहाँ पे 2 बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं। इसमें एक है। अब यहाँ पे आएगा N2, इसका मतलब है 2 नाइट्रोजन एटम जो है वो कन्फ्यूज है, एक ये वाला और एक ये वाला नाइट्रोजन एटम्स। और यहाँ पे हाइड्रोजन इन दोनों के पास है, और इधर भी 2 नाइट्रोजन एटम कन्फ्यूज है, लेकिन हाइड्रोजन एक इसके पास है और एक इसके पास है, यानी कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग की वजह से टाटोमर्स जो है वो फॉर्म्ड हो रहे हैं। N3 वाले की अगर आप बात करें तो N3, ये N3 वाला है, इसमें कहने के ये एक नाइट्रोजन एटम, ये दूसरा नाइट्रोजन एटम और ये तीसरा नाइट्रोजन एटम, 3 नाइट्रोजन एटम जो है वो कन्फ्यूज है। एक नाइट्रोजन एटम का फेस जो है वो इनवर्ट है, ये इनवर्ट है, ठीक है। इसके अंदर भी 3 कन्फ्यूज हैं, लेकिन वही प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से यहाँ पे इधर प्रोटॉन, इधर प्रोटॉन, इधर प्रोटॉन, नहीं इधर नहीं है, इन दोनों के पास है, और यहाँ पे इन दोनों के पास प्रोटॉन आ गए, एक इसके पास और एक इसके पास। तो प्रोटॉन की शिफ्टिंग की वजह से इंट्रामॉलिक्यूलर पाथ यूज़ करके ये डिफरेंट टाटोमर्स जो हैं वो फॉर्म्ड हो गए। अब ये वाला क्या है, ये ट्रिपली कन्फ्यूज्ड पोरफायरन है। ट्रिपली यानी कि 3 नाइट्रोजन एटम जो है वो उनका फेस आउटवर्ड है। 4 भी हो सकते हैं, लेकिन फिर टोटल उसका एरोमेटिक करैक्टर लूज हो जाता है। एरोमेटिक करैक्टर को भी बेसिकली हम जाके अभी उसको भी साथ में हम देखते हैं। बेसिक हम ये देखते हैं कि ये कौन कौन से मेथड है एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए, या जिससे हम एरोमेटिसिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। एक है TRE, टोपोलॉजिकल रेजोनेंस एनर्जी। TRE हमें बताता है डिग्री ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन इन साइक्लिक कॉन्जुगेशन सिस्टम, यानी कि जो पूरा जो कॉन्जुगेशन सिस्टम है पोरफायरन का स्ट्रक्चर है, उसमें
पाई इलेक्ट्रॉन की डीलोकलाइजेशन किस तरह किया है, कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, किस तरह की डीलोकलाइजेशन करते हैं, ठीक है, और रेजोनेंस एनर्जी कितने लगती है। और जितनी टीआर वैल्यूज़ ज़्यादा होगी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा होंगे, रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होगी, पाई बॉन्ड की डीलोकलाइजेशन ज़्यादा होगी, उतना कंपाउंड एरोमेटिक होगा और स्टेबल होगा। BRE का मतलब होता है बाउंड रेजोनेंस एनर्जी, यानी कि जो रेजोनेंस शो कर रहे हैं और उसके अंदर जो बॉन्ड्स डिफरेंट बन रहे हैं उनकी एनर्जी क्या है, जो पाई बॉन्ड की एनर्जी कितनी है। जितने ज़्यादा पाई बॉन्ड होंगे उतनी ज़्यादा एनर्जी होगी, जितनी ज़्यादा BR की वैल्यू होगी उतना ज़्यादा TR होगा, TR ज़्यादा होगा तो कंपाउंड ज़्यादा एरोमेटिक होगा। CRE का मतलब सर्किट रेजोनेंस एनर्जी। यहाँ पे सर्किट कह लें कि एक पायरोल रिंग को बोल दिया, बेसिकली 4 पायरोल रिंग है तो 4 वो सर्किट उनको बोल दिया। तो वो 4 सर्किट की उनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल एनर्जी भी हमें, यानी कि ये एक पायरोल है ना, तो इसको एक सर्किट कहने बोल दिया। तो 4 पायरोल रिंग इस तरह के आपस में इंटरकनेक्टेड है, तो वो उनकी इंडिविजुअल जो रेजोनेंस एनर्जी है हर सर्किट की, वो भी हमें बताएगी कि कंपाउंड कितना एरोमेटिक है। ये टेबल दिया हुआ, टेबल के अंदर वही वैल्यू दी हैं, डिफरेंट किस्म की हमारे पास वैल्यू दी हैं। तो उन वैल्यू से हम अंदाज़ा लगाएंगे कि कंपाउंड एरोमेट्रिक है या नहीं है। जैसे आप पहले देखें तो TRE की वैल्यू ये है, यानी कि जब एक नाइट्रोजन एटम जो है यानी कि N0CP1 है, यानी कि नाइट्रोजन कितने कंफ्यूज नाइट्रोजन एटम्स हैं, एक भी नहीं है, इसमें कोई भी नहीं है, तो इतनी एनर्जी है। तो नीचे अगर आप जाएं तो यहाँ पे देखें तो ये जो एनर्जी है ये किसकी है, ये यहाँ पे आप देखें N1 वाले जो हैं, N1 वाले जो हैं, क्लियर नज़र नहीं आ रहा, आगे हम देखेंगे क्लियर एक एक को। तो इसकी एनर्जी है 0.4312, लेकिन ऊपर वाले की एनर्जी 0.4392 आई थिंक है, ज़्यादा है। जो N2 वाले हैं उनकी 0.41 राउंड ऑफ है, यानी कि उसकी 43 है, इसकी 41 है। यानी कि आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे यानी कि N0 से N1, N1 से N2, N2 से N3, तो TRE यानी कि टोपोलॉजिकल रेजोनेंस एनर्जी कम हो रही है। इसका मतलब है जितने नाइट्रोजन एटम कन्फ्यूज्ड ज़्यादा होंगे, पायरोल रिंग जितनी ज़्यादा कन्वर्ट होगी उतनी ज़्यादा TRE कम आएगी, और TRE जितनी ज़्यादा कम आएगी उतने ही ज़्यादा वो कंपाउंड जो होगा उसका एरोमेटिक करैक्टर जो होगा वो लॉस होगा। तो इसी को ही हमने देखना है, आगे स्ट्रक्चर में हम देखते हैं कि कैसे वो लॉस होता है। तो TRE के अंदर अगर आप देखें तो TRE इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू पायरोल रिंग, यानी कि कन्फ्यूज पायरोल रिंग। जितने नाइट्रोजन आइटम आउटसाइड द फेज जाएंगे, कन्फ्यूज जाएंगे, उतनी TRE कम आएगी, यानी कि टोपोलॉजिकल रेजोनेंस एनर्जी। तो यानी कि एरोमेटिसिटी डिक्रीज करेगी विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ कन्फ्यूज पायरोल रिंग। जो N0 वाला है उसमें कोई भी कन्फ्यूज नहीं होता, सबसे ज़्यादा एरोमेटिक स्टेबल है, इसमें एक होता है, ये कम है। और N3 सबसे लीस्ट एरोमेटिक है, इसमें 3 नाइट्रोजन आइटम कन्फ्यूज हो जाते हैं। अब मसला ये है कि एरोमेटिसिटी डिक्रीज होती है जैसे जैसे नाइट्रोजन एटम की इन्वर्जन होती है, कन्फ्यूज्ड पायरोल रिंग बनती है। एक तो पोरफायरन है ना, एक N कन्फ्यूज पोरफायरन है, यानी कि जिसके अंदर क्या है, ये तो हमारे पास दिया पोरफायरन, ठीक है, सारे के सारे नाइट्रोजन एटम इनसाइड है, ठीक है। ये कंपाउंड साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, ठीक है, sp2 हाइब्रिडाइज भी है, कॉन्जुगेशन भी शो कर रहा है, हक्कत रूल को भी फॉलो करता है, एरोमेटिक है। ये जो पोरफायरन है ये एरोमेटिक है, ठीक है। और एक टोपोलॉजिकल चार्ज स्टेबलाइजेशन एक रूल होता है, उस रूल के मुताबिक वो कहता है कि जो हीट्रो एटम है, यहाँ पे जो नाइट्रोजन है उसकी पोजीशन उस जगह पे होनी चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है।
तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यहाँ पे अंदर ही ज़्यादा है ना, अंदर रेजोनेंस हो रही है और इलेक्ट्रॉन पूरा घूम रहे हैं, अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी ज़्यादा है। तो हीटर अकॉर्डिंग टू टोपोलॉजिकल चार्ज स्टेबलाइजेशन रूल, हीटरो एटम को अगर आप इस 5 मेंबर्ड पायरोल रिंग जो है उसके अंदर इनर पोजीशन पे प्लेस करेंगे तो कंपाउंड ज़्यादा एरोमेटिक होगा। उसकी वजह क्या है कि हीटरो एटम जो है उसको उस जगह पे रखना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। नाइट्रोजन के ऊपर भी लोन पेयर मौजूद है, ये नाइट्रोजन अपने लोन पेयर इस रिंग को दे के या डोनेट करके आगे कॉन्जुगेशन शो कर सकता है जिससे कंपाउंड एरोमेटिक होगा। तो नाइट्रोजन एटम के लिए बेस्ट पोजीशन कौन सी है? ये वाली, इनसाइड वाली। ठीक है, अब मसला ये है कि हम कंफ्यूज वाला स्ट्रक्चर देखते हैं आगे। किस स्ट्रक्चर होगा कंफ्यूज वाला? ये वाला, ये कंफ्यूज वाला जो स्ट्रक्चर हमारे पास दिया हुआ, ये वाला। एक नाइट्रोजन एटम बाहर चला गया तो N1, 2 चले गए तो N2, 3 चले गए तो N कह लें कि 1 2 3, 4 चले गए तो N1 N4 आ गया। सिंपल पोरफायरन पीछे अभी स्ट्रक्चर आपको मैंने दिखाया है। सिंपल पोरफायरन का अगर पीछे आप स्ट्रक्चर देखें ना, यहाँ पे ये वाला, इसके अंदर सारे के सारे नाइट्रोजन एटम अंदर है। ठीक है, सारे के सारे नाइट्रोजन एटम इनसाइड है। लेकिन अभी जो हम स्ट्रक्चर पढ़ने जा रहे हैं ये वाले, इनके अंदर क्या है? पहली के अंदर एक नाइट्रोजन एटम जो है वो आउटसाइड है। अब आउटसाइड जाने से क्या हुआ? एक तो ये जो स्टेबलाइजेशन रूल है, चार्ज स्टेबलाइजेशन रूल, उसके ख़िलाफ़ हो गया कि हीटरो एटम को इनसाइड पे उस जगह पे होना चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज़्यादा है। इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी तो अंदर ज़्यादा है क्योंकि अंदर रेजोनेंस हो रही है। अब एक नाइट्रोजन एटम बाहर चला गया तो उसके बाहर जाने की वजह से एक तो 2 नाइट्रोजन एटम के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा हो गया। यहाँ पर देखें, इसके और इसके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा है, इसके और इसके दरमियान में डिस्टेंस ज़्यादा हो गया। और दूसरा ये है कि ये नाइट्रोजन एटम बाहर चला गया, नाइट्रोजन एटम के ऊपर मौजूद जो 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अब लेस डीलोकलाइजेशन करेंगे, क्योंकि पहले तो वो इनसाइड थे तो रिंग को इलेक्ट्रॉन दे के तो कॉन्जुगेशन शो कर रहे थे, डीलोकलाइजेशन शो कर रहे थे, डिफरेंट स्ट्रक्चर बन रहे थे। लेकिन अब क्या है कि एक नाइट्रोजन एटम बाहर चला गया, उसके ऊपर मौजूद जो इलेक्ट्रॉन है वो भी अब उस तरह से डीलोकलाइजेशन शो नहीं कर सकता। 2 चले गए हैं तो 2 नाइट्रोजन एटम का फेस आउटसाइड हो गया है, 2 नाइट्रोजन एटम लेस डीलोकलाइजेशन शो करेंगे। 3 चले जाएंगे तो और ऑटोमेटिक करैक्टर कम हो जाएगा। 4 चले जाएंगे तो वो कह लें कि वो टोटली कंफ्यूज्ड हो जाएगा, सारे सारे नाइट्रोजन एटम आउटवर्ड चले जाएंगे। उसकी वजह से एरोमेटिसिटी बहुत ही डिक्रीज़ हो जाएगी। सबसे लेस एरोमेटिक जो होगा वो N4 CP वाला होगा। ठीक है, तो जैसे जैसे नाइट्रोजन एटम के 2 नाइट्रोजन एटम के दरमियान वाला डिस्टेंस इंक्रीज़ होता है, एरोमेटिसिटी डिक्रीज़ करती है क्योंकि डीलोकलाइजेशन कम होती है। और जैसे जैसे कंफ्यूज पायरोल रिंग बढ़ती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती है क्योंकि नाइट्रोजन एटम आउटसाइड दी फेज जाते हैं और डीलोकलाइजेशन कम होती है। ऐसे ये हमें दिखाया गया है, यानी कि पूरे जो इलेक्ट्रॉन पूरे रिंग के अंदर घूमते हैं उनकी ये सारी कॉन्जुगेशन का पाथ जो है वो हमें दिखाया गया है। यहाँ पे वो ये कह रहा है कि जो ये पोरफायरन है इसकी जो एरोमेटिसिटी है वो सिर्फ इस वजह से नहीं है कि ये जो यानी कि कॉन्जुगेशन शो करते हैं, यानी कि ये मैक्रोसाइक्लिक है, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है, इस वजह से है, बल्कि इसके अंदर हर एक जो यूनिट है, पायरोल का यूनिट है, वो अलग से एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो वो जो 4 पायरोल यूनिट है उनकी चारों की एरोमेटिसिटी को कलेक्टिवली मिला के इस एक कंपाउंड की एरोमेटिसिटी बनती है। तो वो जो इंडिविजुअल एरोमेटिक करैक्टर पायरोल रखता है ना, उसकी वजह से भी ये पोरफायरन एरोमेटिक है। ना सिर्फ इस वजह से है कि माइक्रोसाइक्लिक पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन है,
वो तो है ही, लेकिन इंडिविजुअल भी जो हर एक अपना अपना एरोमेटिक करैक्टर रखता है और हक्कर रूल को फॉलो करता है, उस वजह से भी ये कंपाउंड काफ़ी ज़्यादा जो है वो एरोमेटिक है। लास्ट में हमें ये एक कंपाउंड दिया हुआ है, ठीक है। इसके अंदर आप देखें तो वो कहता है कि टोटल 95 आइसोमर्स हैं एन कन्फ्यूज्ड पोरफायरिन के, ठीक है, जिसमें हमने पढ़ा है कि एन नॉट CP है, ठीक है, यानी कि जिसमें कंफ्यूज कोई नहीं होता, सिंगली कंफ्यूज है, डबली कंफ्यूज है और टोटली कंफ्यूज है, फुली कंफ्यूज जो है ये वाले। ये सारे के सारे इनका एरोमेटिक करैक्टर एक मेथड के ज़रिए हमने जाना। उस मेथड को बोलते हैं डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी मेथड। थ्योरी को हम डिटेल में नहीं पढ़ रहे, वो अलग से एक टॉपिक है, लेकिन इतना मैं बताता जाऊँ कि डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी एक थ्योरी होती है, एक मॉडलिंग होता है जो इलेक्ट्रॉन्स के स्ट्रक्चर को इन्वेस्टिगेट करते हैं और जिससे पता चलता है कि कॉन्जुगेशन कितनी हो रही है। कॉन्जुगेशन का पता चल जाए, इलेक्ट्रॉन के स्ट्रक्चर की इन्वेस्टिगेशन हो जाए और डीलोकलाइजेशन का पता चल जाए, ये सारी चीज़ों का हमें डेंसिटी फंक्शनल थ्योरी के तहत पता चलता है। तो फिर ये थ्योरी हमें बताती है कि कोई कंपाउंड कितना जो है वो एरोमेटिक है। तो आइसोमर्स इसके काफ़ी सारे हैं। टेट्रापायरोल मैक्रोसाइकिल भी इसको बोलते हैं, क्योंकि 4 पायरोल रिंग्स होती हैं इसके। ये 1 2 3 4 आपको ऑलरेडी पता, 4 पायरोल रिंग है, उस वजह से इसको टेट्रापायरोल भी बोलते हैं। तो ये वाहिद है। इसके अंदर क्या है, हमने पहले बात किया कि ये अल्फ़ा कार्बन के साथ एक दूसरे के साथ अटैच है, ये अल्फ़ा कार्बन है, ठीक है। और इस कंपाउंड के अंदर क्या है, 4 मिथाइलिन ब्रिजेस है। एक ये वाली मिथाइलिन ब्रिज है और एक कहने के यहाँ पे मिथाइलिन ब्रिज है, एक इधर मिथाइलिन ब्रिज है ये वाली, और एक यहाँ पे मिथाइलिन ब्रिज है जहाँ पे कोई दूसरा आइटम ये जुड़ा हुआ है। इसके पीछे ये मिथाइलिन ब्रिजेस है जो हम पीछे डिस्कस करके आए हैं, इसको हमने पढ़ा हुआ है। 4 मिथाइलिन या मिथीन ब्रिजेस पाई जाती हैं। सबसे एंड पे एक इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो कंपाउंड हैं पोरफायरिन, ये कम्प्लेक्स कंपाउंड भी बनाते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक डेरिवेटिव्स वो भी बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं कि हर पायरोल रिंग के नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर मौजूद है। इन नाइट्रोजन एटम के पास लोन पेयर मौजूद है और लोन पेयर मौजूद होने की वजह से ये किसका काम करते हैं, ये लिगेंड का काम करते हैं। लिगेंड उनको बोलते हैं ना जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर होते हैं। तो नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर है। तो सेंट्रल मेटल एटम का ये काम कर रहा है। सेंट्रल मेटल एटम निकल भी हो सकती है, प्लैटिनम भी हो सकती है, मैंगनीज, काफ़ी सारी मेटल्स हैं, वो सेंटर में आ जाएंगे और ये सारे के सारे लिगेंड्स इसको क्या करेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ठीक है। इस तरह से ये एक कम्प्लेक्स चिलेटिंग कंपाउंड हमारे पास बन जाएगा। तो कम्प्लेक्स कंपाउंड भी पोरफायरिन बनाते हैं। उसमें पोरफायरिन के ऊपर जो पोरफायरिन के अंदर जो पायरोल का नाइट्रोजन एटम है वो लिगेंड का काम करता है। बेसिक हमारा जो कंसर्न है, हम एरोमेटिक करैक्टर को देख रहे थे। एन कन्फ्यूज पोरफायरिन का एरोमेटिक करैक्टर क्या होता है, उसमें हमने टोपोलॉजिकल चार्ज स्टेबलाइजेशन पढ़ा, TRE BRE ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी, ठीक है। BRE क्या है कि बाउंड रेजोनेंस एनर्जी है, ठीक है। तो पोरफायरिन की जो बाउंड रेजोनेंस एनर्जी है वो पॉजिटिव आती है और पॉजिटिव बाउंड रेजोनेंस एनर्जी से पता चलता है कि ये एरोमेटिक है। अगर तो प्रोटोनेटेड हो, उसके अंदर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है उसके लिए ये ज़्यादा आती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड। और अगर नॉन प्रोटोनेटेड हो तो उसके अंदर कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड जो होता है इसकी बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कार्बन कार्बन बॉन्ड। अब एक और बात यह है कि सबसे जो लो BRE वैल्यू जिसकी है वो क्या है, अल्फ़ा कार्बन के साथ मेसो कार्बन, वो हम देखते हैं क्या है। ये सबसे लेस एरोमेटिक है। आगे स्ट्रक्चर होगा उसमें हम देखेंगे, या पीछे किसी स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं कि अल्फ़ा और ये क्या सीन है, इसमें आप देखें। तो इसके अंदर आप देखें तो ये पहली कार्बन अल्फ़ा है, ये वाली कार्बन अल्फ़ा है, ये वाली,
और इसके साथ ये वाली जो कार्बन है ये मेसो है, ये मेसो है। तो जो मेसो कार्बन है ये सबसे लेस एरोमेटिक है, ठीक है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पे रेजोनेंस पायरोल रिंग के अंदर रेजोनेंस सबसे ज़्यादा है। और ये जो मिथाइलिन ब्रिजेस है मेसो पोजीशन, यानी कि ये सेंटर में कार्बन वाली पोजीशन, ये सबसे कम एरोमेटिक है, क्योंकि इसमें इसकी बॉन्ड रेजोनेंस एनर्जी जो है वो सबसे कम आती है, क्योंकि इसका एरोमेटिक करैक्टर कम होता है। यानी कि लो एरोमेटिक पोजीशन कौन सी है, मेसो पोजीशन, क्योंकि वहाँ पे एरोमेटिसिटी रेजोनेंस ये सबसे कम होती है, ठीक है। और आपको पता है कि नाइट्रोजन इनके एन कन्फ्यूज पोरफायरिन के अंदर 2 नाइट्रोजन एटम के दरमियान में 3 कार्बन एटम्स होते हैं, वही मिथाइलिन ब्रिजेस है। और जितना नाइट्रोजन एटम एक दूसरे से ज़्यादा दूर होंगे उतना लेस एरोमेटिक होगा, क्योंकि उसकी वजह से लेस डीलोकलाइजेशन होगी, लेस डीलोकलाइजेशन से वो लेस एरोमेटिक बन जाएगा। ये बात भी उन्होंने डिस्कस की है। फाइनल हमारा रिजल्ट क्या आता है यानी कि जो पोरफायरिन है उसके अंदर सारे नाइट्रोजन एटम इनसाइड है। अगर नाइट्रोजन एटम को कन्वर्ट करें तो एरोमेटिक करैक्टर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। जैसे कि जैसे नाइट्रोजन एटम के दरमियान में डिस्टेंस बढ़ता है एरोमेटिसिटी कम होती है, डीलोकलाइजेशन कम होती है, ठीक है। और जैसे जैसे कन्फ्यूज पायरोल रिंग्स जो बढ़ती हैं तो स्टेबिलिटी और एरोमेटिसिटी कम होती है। इसका मतलब है कि नॉर्मल पोरफायरिन की एरोमेटिसिटी एन कन्फ्यूज पोरफायरिन से ज़्यादा होती है। वस्सलाम।